ये बच्चों, गुड इवनिंग। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। अब कितने प्रकार की कंपनी होती है, इसमें सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी के एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, कंपनी की मेंबर्स के एलिजिबिलिटी पे, उनके कन्वर्जन्स पे। बराबर है ना? वही पढ़ना है अपने को। इजी टॉपिक है, फटाफट खत्म करेंगे। देखिए, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी सबसे पहला है। अब लाइबिलिटी पे तीन प्रकार की कंपनियां होती है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी ना, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, है ना। लिमिटेड बाय शेयर हैविंग शेयर कैपिटल, एंड लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मतलब दो प्रकार की कंपनियां, एक जो शेयर के थ्रू चलती है और एक जो अपने ही मेंबर्स के पैसे के थ्रू चलती है, तो वो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो देखो डेफिनेशन क्या है लिमिटेड बाय शेयर की। ये तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है। जहां मेंबर की लाइबिलिटी उसके अनपेड वैल्यू तक है, मतलब जितना उसका शेयर का अनपेड वैल्यू उतनी उसकी लाइबिलिटी। एक मिनट हाँ। जितना उसका अनपेड वैल्यू उतनी उसकी लाइबिलिटी, तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मगर आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। सेक्शन 222 कहता है कि व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स, मतलब जितना मेमोरेंडम में उन्होंने सब्सक्राइब किया है, 721 पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, उतने ही शेयर की उसकी लाइबिलिटी होगी। उससे ज्यादा आप उससे पैसे क्लेम नहीं कर सकते। ये जो मेमोरेंडम में जो लोग सब्सक्राइब करके अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स या मिनिमम सब्सक्राइबर्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ा चुका था। इससे ज्यादा अमाउंट आप उनसे ले नहीं सकते, इनकी पर्सनल एसेट्स यूज हो नहीं सकती। देखो, सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसमें ये भी बताया था कि ये वाली कंपनी में जो लाइबिलिटी वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी होती है, मतलब जब तक कंपनी रन होते रहेगी तब तक, है ना। लाइफ टाइम में ही आपको ये पैसे लेने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और चीज, कंपनी की लाइबिलिटी पे करने के लिए आप शेयर होल्डर की एसेट्स को यूज नहीं कर सकते। जो अनपेड अमाउंट है सिर्फ वही मांगोगे, उससे ज्यादा नहीं। कंपनी की डेब्ट वो क्यों पे करेगा? एज ए शेयर होल्डर आई कैन नॉट पे। अब किंगफिशर ने तो डेट्स लिया था एसबीआई बैंक से और अदर नेशनलाइज बैंक से, तो क्या लोगों ने, शेयर होल्डर ने उसके पैसे पे किए? क्या मेंबर ने उसके पैसे पे किए? नहीं। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि शेयर होल्डर भले को ओनर होता है कंपनी का, बट वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होता। अपन पढ़ चुके हैं ना कंपनी। अच्छा, कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, तो कंपनी अपने कामों के लिए सेपरेट लीगल रिस्पॉन्सिबल है ना। कंपनी के एसेट्स में ना उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ना कोई उसका ओनरशिप है। ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये उसका फायदा भी हो गया, क्योंकि कंपनी खुद एक क्या है? लीगल पर्सन। देखो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो लाइबिलिटी है ये हमेशा रहती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। बेसिकली 1 साल के अंदर ही मांग लिए जाते हैं पूरे पैसे, कॉल्स के रूप में। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, भी पढ़ा चुका था मैंने आपको। बेसिकली ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 वाली कंपनियां होती हैं, जहां मेंबर्स को बोला जाता है जितना पैसा आप अभी दे रहे हो मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करके, इतना पैसा या जो गारंटेड पैसा है वो आप तब देना जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी वाइंड अप के वक्त। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप उससे ज्यादा पैसा उनसे नहीं मांगेंगे जितना उन्होंने गारंटीड दिया। लिखा है ना उसमें, जितना मेमोरेंडम के वक्त कंट्रीब्यूट किया उतना ही करेंगे, मगर कब? जब कंपनी वाइंड अप होगी। वो भी आप उनको फोर्स नहीं कर सकते उस वक्त, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो वॉलंटरली खुद से आएंगे। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ गारंटी कंपनी इज लिमिटेड टू द गिवन सम, जितना उन्होंने अभी लगाया है या उन्होंने जितना गारंटी दिया था उतना ही वो वाइंड अप के टाइम पर देंगे। और वो गिवन सम कहां लिखा रहेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके ऊपर आप लिमिट के ऊपर जाने उनको, ठीक है ना। यू कंपनी कैन नॉट फोर्स टू पे एट वाइंड अप। कंपनी फोर्स नहीं कर सकती कि वाइंड अप के टाइम पर भी पे। ये मैं पढ़ा दिया आपको, बताने की जरूरत है ही नहीं। देखो, जो गारंटी वगैरह लिखा है ना इसमें, द कॉमन फीचर बिटवीन गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, लीगल पर्सनैलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो दोनों कंपनियों की लीगल पर्सनैलिटी है, एग्री।
इन द लेटर केस का मतलब होता है हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी, ये अनपेड अमाउंट तक ही पे करेंगे, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। और दोनों के अमाउंट कहाँ लिखे रहते हैं, मेमोरेंडम में, तो लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी। और एक डिफरेंस तो आपको बता ही दिया कि गारंटी वाली कंपनी की लाइबिलिटी अराइज होगी वाइंड अप के टाइम पर, मेंबर को बुलाया जाएगा वाइंड अप के वक्त। और जो लिमिटेड बाय शेयर वाली है हैविंग शेयर कैपिटल, उसकी कब होगी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गारंटी कंपनी, यानी यहाँ क्लियर हो चुका है कि इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड्स फ्रॉम इट्स मेंबर। इनिशियल लेवल पर ये लोन पर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, प्रमोटर ज्यादा पैसे लगाते हैं, है ना, लिखा है ना इसमें। ये कंपनियां तभी यूजफुल होती हैं जहां ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं है, मतलब जहां ज्यादा आपको कैश की नीड नहीं पड़े, बराबर है। तो अपन कहीं और से भी जुगाड़ एज ए गिफ्ट चैरिटी के रूप में ये पैसा लोगों से अपन ले सकते हैं, है ना। फीस चार्जेस, कौन सी फीस, मेंबरशिप फी, है ना। बोला ना सेक्शन 8 कंपनी होती हैं, ट्रस्ट होती हैं, या फिर चैरिटेबल कंपनियां होती हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस वाली कंपनियां नहीं है ना, इनको रोज कैश की नीड नहीं पड़ती, ये आपको ध्यान रखना है। एक केस भी दिया है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल सरोज मल्लू मालू, क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दैट द राइट ऑफ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द ऑन ए डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनी है, एबीसी लिमिटेड बाय शेयर और एक्स वाई जेड गारंटी कंपनी। तो बोल रहा है जो गारंटी कंपनी के मेंबर्स है वो फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मगर जो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी है वहां मेंबर्स को फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अलाउ है, ठीक है ना। यानी वो अपने इंटरेस्ट को किसी को भी बेच सकते हैं, मगर गारंटी वाली कंपनी में ऐसा नहीं, क्योंकि आपका मोटिव कुछ और है ना, आप किसी पर्पस के लिए मेंबर बने हो, तो अपना इंटरेस्ट किसी और को कैसे दे दोगे बिना पूछे, ठीक है। अब आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो अपना इंटरेस्ट किसी और को, तो लिखा ना द मेंबरशिप ऑफ गारंटी कंपनी में कैरी कुछ तो प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे, क्योंकि देखो आप अपने इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर नहीं रहे हो, आप फंस गए हो, बंद गए हो हमेशा के लिए कंपनी में, तो कुछ मेंबरशिप के इंटरेस्ट मिलते हैं, कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लॉजिक समझा आपको क्या बोला कि लिमिटेड बाय शेयर वाले में आपको अलाउ कर रहा है आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए, किस रूप में, शेयर्स को ट्रांसफर करना, है ना। रात का टाइम है, बच्चे भी कैसे मैनेज करेंगे बेचारे, बीच बीच में रो रहे हैं। अब ये लॉजिक समझा। मगर जो गारंटी कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो बोलेंगे अब जब जिंदगी भर के लिए फंस गए तो कुछ तो प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। हाँ उनको डिविडेंड नहीं मिलता ना, बट अदर प्रिविलेजेस, उनको जो फैसिलिटीज हो सकती हैं, जैसे मान लो वो कंपनी गुड्स खरीद रही है तो बल्क में खरीद के कम दाम पे दे देगी अपने मेंबर को, या लोन दे रही है तो कम इंटरेस्ट पे लोन दे देगी, इस तरीके से काम हो सकता है। जो चैरिटी वैरिटी के लिए जो है उसका बेनिफिट उसके मेंबर को मिल सकता है। अनलिमिटेड कंपनी तो आपको पता ही है क्या है, यहाँ आपकी पर्सनल एसेट्स भी यूज होंगी, वो लिखा ना द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर सीज, खत्म हो गई व्हेन ही सीज टू बी अ मेंबर, मतलब जब मेंबरशिप खत्म तो लाइबिलिटी भी खत्म, सीज मतलब जब आप मेंबर नहीं है आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो गई, फिनिश। मगर जब तक रहोगे भैया तब तक रहेगी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी पैसा हिस्सा देना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो। अब देखो इसमें एक लाइन लिखी है सेक्शन 292, भूलना मत रहे सेक्शंस। कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कोई ये कंपनी एक्चुअली स्टैब्लिश अब होती नहीं है, बट अगर होगी भी ना तो जिनके डायरेक्टर्स होते हैं ना उनकी लाइबिलिटी इनिशियल लेवल पर अनलिमिटेड होती है। कंपनी के एसेट्स भी पे करने इनको बोला जाता है, पे करो रे अपने कंट्रीब्यूशन के अलावा। इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, तो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कंपनी के कि कितना अमाउंट लेना है और एक शेयर कितने का होगा और मेंबर से कितना अमाउंट लेना है अगर जरूरत पड़ी तो। बोलेगा ना जब तक कंपनी चल रही है, ये गोइंग कंसर्न, जब तक वो ट्रेडिंग में है तब तक लाइबिलिटी लिमिटेड, बराबर है। मतलब वो अनपेड अमाउंट वाली, जैसे ही वाइंड अप हुई तो अनलिमिटेड। तो गारंटी और इसमें फर्क क्या हुआ, गारंटी में आपने अमाउंट पहले से डिसाइड करके रखा था कितना दूंगा, अब कंपनी को अगर 1 करोड़ की भी जरूरत है बट आपने अगर बोले थे 1 लाख दूंगा तो 1 लाख ही लो, यहाँ तो तब तक के देना पड़ेगा जब तक 1 करोड़ चुका के ना हो जाए।
अब उसमें क्या लिखा है देखो, क्रेडिटर्स जो है, अब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो आपके खिलाफ देखो कंपनी के वाइंड अप के लिए क्लेम करेंगे, है ना। ऑफिशियल लिक्विडेटर है जो कोर्ट के द्वारा बंदा अपॉइंट होता है, जो कंपनियों के एसेट्स को बेचेगा, रियलाइज करेगा, उसको अपॉइंट किया जाता है, ऑक्शन करेगा। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर में, यहाँ में को मस्त ही लेना, कॉल द मेंबर्स के तुम भी तो पे करो, तुमको भी तो पे करना है, बराबर है कि नहीं। विच कैन बी, अगर ऐसा सिर्फ कब होगा, ओनली इन केस ऑफ वाइंड अप, ओनली इन केस ऑफ वाइंड अप, समझा। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है फाइल करना, कानूनी कार्रवाई को फाइल करना, प्रोसीडिंग को फाइल करना। ये तो क्लियर है सर, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आया तो सेक्शन मत भूलना, फटाफट लिख देने का। जो डिफरेंस पूछ रहा बता रहा हूँ याद रखना, इसका 221 है, इसका 222 है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप में आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपको। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये न्यू क्लास इंट्रोड्यूस किया गया है सोल ट्रेडर बिजनेस के फेलियर की वजह से। जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, स्पेशलाइजेशन नहीं होता था, एक्सपर्टीज नहीं होती थी, लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं चलता था, सोल ट्रेडर की बहुत सारी कमियां होती थी। ठीक है, उसको दूर करने के लिए कि सोल ट्रेडर रहे या ना रहे, बिजनेस चलते रहना चाहिए, पैसे की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपनी फॉर्म बनाते हैं तो आपके पास पैसे के बहुत सारे सोर्सेज डेवलप हो जाते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 क्या कह रहा है देखो इसमें, वन पर्सन कंपनी एज ए कंपनी जिसका एक ही पर्सन है और वही खुद ही मेंबर है, जिसने बनाया वही उसका मेंबर भी है ना। जैसे पब्लिक में 7 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं, इसमें एक है। सोल ट्रेडर से कैसे डिफरेंट हुआ समझा, यहाँ वन पर्सन की लाइबिलिटी लिमिटेड, क्योंकि कंपनी एक अलग एंटिटी है और वन पर्सन एक अलग एंटिटी हो गया, भले चालू उसी ने किया। सोल ट्रेडर में जो बिजनेस था वही सोल ट्रेडर था, ये अपन पढ़ चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ओपीसी को स्टैब्लिश करने के लिए सिंपल प्रोसीजरल्स, जैसे उन्होंने तो एक दिन में भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, है ना। एक स्पाइस करके भी उन्होंने एक प्रोसीजर लाई है, जो 24 घंटे के अंदर आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, है ना, स्पाइस। बहुत सारे एग्जामिशंस है, जैसे बहुत सारे रिटर्न इनको फाइल नहीं कर रहे हैं, जो हमको आरओसी को बताना पड़ता है साल में हर बार। अब एक ध्यान रखना, कुछ चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनको साल में एक ही एजीएम करनी है, वो तो सभी को करनी रहती है, बट ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग इनकी इच्छा होगी, 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी है, जैसे नॉर्मल कंपनी को 4 करनी पड़ती है। ठीक है, इनको स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, और स्टैट्यूटरी मीटिंग जो पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर मिलने के बाद, जब उनको शेयर से पैसा मिल जाता है ना, ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है उनको शेयर होल्डर के। नो, एजीएम तो एक ही होगी, साल में 2 बोर्ड मीटिंग, 2 बोर्ड मीटिंग में कितने दिन का गैप होगा अब देख लो, साल में 2 हो रही है तो कितने दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। अब 31C क्या बोल रहा है, ओपीसी प्राइवेट कंपनी है तो तय है, एग्जैक्टली। इनका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है अपने को, हाँ। व्हाट इज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, कि इतना पैसा तो शेयर्स के रूप में आ ही जाना चाहिए, इतना नहीं आया तो आप कंपनी को रन नहीं कर सकते। और एटलीस्ट 1 मेंबर तो उसमें होना ही होना, जो एडल्ट होना, माइनर नहीं हो, इंडिया का सिटीजन हो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने अलग से हाईलाइट करके रखा हो, जो आपको काम आएंगे समझने में। एक पर्सन ही होगा जो मेंबर होगा, और वो माइनर नहीं होना, वो इंडिया का रेजिडेंट होना, जो इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रिसाइड किया, इंडिया में रहा, और माइनर नहीं होना, 18 साल से कम का। मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं दी है, जितना मिले शेयर में मिले चालू कर दो। नॉमिनेशन, अब ये क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान देना। हर कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल तो होती है। अब कई बार क्या होता है, जो इस व्यक्ति ने ओपीसी चलाया उसको लगेगा कि यार मैं अगर नहीं रहा, या मैं इंसॉल्वेंट हो गया, या मैं एग्जिस्टेंस में नहीं हूँ, या मैं कोई इमरजेंसी में हूँ, तो या मैं मर गया, तो मेरे भी आप में कंपनी को कोई तो रन करेगा ना। तो वो क्या करता है, एक अदर पर्सन का नाम देता है, जो मेरे मरने के बाद, मतलब मेंबर की डेथ के बाद, या मैं इंसॉल्वेंट हो गया, इनकैपेसिटी का मतलब होता है इंसॉल्वेंट, मेंबर बन सके, तो अदर पर्सन को यहाँ हम क्या लिखेंगे, मैंने हेडिंग भी दिया नॉमिनी। ठीक है, ठीक है जी। तो अदर पर्सन क्या है, नॉमिनी होता है।
अब दूसरी बात, उसकी कंसेंट के बिना आप उसको नॉमिनी नहीं बना सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप एक फॉर्म साइन करवाओ उससे ना, और उसको आप किसके पास फाइल कर दो, आरओसी के पास में, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आरओसी के पास तो फाइल करना ही पड़ेगा। हाँ, बाकी फाइलिंग नहीं करनी है आपको, जैसे शेयर डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट आप इश्यू तो करोगे नहीं ज्यादा, डिबेंचर पब्लिक डिपॉजिट, वो सब फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। और वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है एज ए नॉमिनी बाय गिविंग वैलिड रीजंस कि मुझे आपका नॉमिनी बनने की इच्छा अब नहीं है। अब जब वो बंदा गया, जैसे लिखा ना इसमें, अब ये तो वो विड्रॉ कर सकता है, मैं भी तो हटा सकता हूँ उस नॉमिनी को कभी भी। ऐसे थोड़ी ना है कि वो हमेशा के लिए नॉमिनी बन गया है। मैं एज ए मेंबर क्या लिखा देखो, द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ दैट अदर पर्सन। वो अदर पर्सन कौन है, जल्दी बोलो, नॉमिनी। ध्यान देना, मेंबर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि डिसाइड करने वाला बंदा एक ही तो है वहां पर। मेंबर ने डिसाइड किया कि नॉमिनी को हटाना है, तो मेंबर एक नोटिस दे रहा है किसको, कंपनी को, क्योंकि कंपनी एक अलग एंटिटी है। एक्चुअली वो एक दिखावा ही है, कंपनी इज नथिंग बट द मेंबर, बट कंपनी एक एंटिटी तो है। और फिर कंपनी के थ्रू वो नोटिस किसके पास जाएगा, आरओसी के पास। लिखा ना, कंपनी के थ्रू हम इंटीमेट करेंगे किसको, आरओसी को, कि भैया हम इस व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाने के हक में नहीं। अब अगर आप इस किसी बंदे को इसकी जगह किसी और को लाते हो, जैसे इसको हटा दिया आपने, किसी और को लाया, तो लिखा इसमें, इट डज नॉट मीन कि आपने मेमोरेंडम को चेंज किया, क्योंकि मेमोरेंडम ना कंपनी का अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में, क्योंकि वही देख के तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो क्योंकि उसमें कंपनी का नाम, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी क्लॉज सब होता है, तो इतनी आसानी से उस डॉक्यूमेंट को चेंज, तो उसमें लिखा गया कि नॉमिनी को हटा दी भी दिया मैंने, तो इट डज नॉट मीन कि मैंने मेमोरेंडम को चेंज किया, और मुझे मेमोरेंडम को चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेमोरेंडम में नाम किसका लिखा है, मेंबर। एलिजिबिलिटी, अब किसी व्यक्ति को अगर ओपीसी चालू करना है, या मेंबर बनना है, या नॉमिनी बनना है, तो पहले तो इंडियन सिटीजन होना, और अगर सिटीजन नहीं है तो रेजिडेंट होना, कि भैया चलो तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। एक होता देशवासी, एक होता रह निवासी, तो देशवासी नहीं हो तो रह निवासी तो हो गए। तो कितने साल रहे इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो इंडिया में मान लो लास्ट ईयर वो कम से कम 182 दिन रहा, तो उसको एलिजिबिलिटी है कि भैया तू या तो एक ओपीसी खोल सकता है, या एक ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है ना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 6 महीने हो गया हो, मगर एक साथ 182 दिन नहीं हो, टुकड़ों में भी हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा ओपीसी का, लिखा है ना इसमें, लिखा ना, ना बना सकता है ना नॉमिनी बन सकता है एक टाइम। अच्छा पॉइंट है। प्रोहिबिशन क्या है, माइनर नहीं बन सकता, ना मेंबर ना नॉमिनी, मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया। और ना ही वो शेयर होल्ड कर सकता है गार्जियन के थ्रू, पेरेंट्स वेरेंट्स के थ्रू। नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, भैया हम तेरे को अलाउ ही नहीं करेंगे, है ना। नो कन्वर्जन, नॉर्मली माइनर कंपनियों में शेयर खरीदते हैं गार्जियन के, सच कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड और इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। यस, ये सेक्शन 8 वाली कंपनी चैरिटेबल होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट, बीइंग ह्यूमन, रिलायंस फाउंडेशन, एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो तुम साले अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो फिर तुम्हारा मोटिव ऑब्जेक्टिव चेंज होना चाहिए, तुम प्रॉफिट ओरिएंटेड हो तो तुम एक काम करो, सर्विस में आ जाओ। बट दे में बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट। आपको अगर अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी है, जैसे आपको पेड अप कैपिटल बढ़ाना है, तो प्राइवेट में तब्दील हो जाओ, पब्लिक में तब्दील हो जाओ, उसमें मेंबरशिप भी बढ़ जाएगी, वो आप कर सकते हो, बट उसकी भी कुछ कंडीशंस है। और ये ओपीसी टाइप की जो कंपनियां होती है, जो एक व्यक्ति चला रहा है, वो ये धंधे भी नहीं कर सकती। कौन से, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये कंपनियां भी नहीं बन सकते आप भैया। सिक्योरिटीज में जो डील करते हैं, शेयर डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, लोगों के पैसे लो और इन्वेस्ट करो, है ना, लिखा है ना। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब लाइक एसबीआई, एलआईसी या आरबीआई, इनसे पैसा लेके इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, लोगों से पैसा लेके, ये सब काम आपके लिए नहीं है एज ए ओपीसी। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट, अभी बोल रहा है ऊपर कन्वर्ट कर सकता है, बट वो बोल रहा है भाई जिसकी कंडीशन होती है ना, जब तक आपको 2 साल ना हो जाए इनकॉर्पोरेशन के बाद, तब तक आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। मतलब जैसे 2021 में चालू हुई कंपनी ओपीसी, तो 2023 का जब फाइनेंशियल ईयर आएगा आपका, क्या कर दिया मैंने, उसके बाद ही आप कन्वर्ट करोगे उसको किसी और कंपनी में, कन्वर्जन अलाउड।
हाँ, अब इसमें एक कंडीशन है, अब 2 साल के अंदर ही क्या हुआ, भर भर के पैसा कमा लिया आपने, ये तो पहली कंडीशन हो गई नंबर 1। बट क्या हुआ, वो 2 साल के अंदर ही आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल था वो मोर देन हो गया 50 लाख, या और दोनों में से कोई एक, आपका जो टर्नओवर था मतलब सेल्स थी उसी 2 साल के अंदर, हाँ, वो हो गई 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा, तो फिर भले 2 साल ना हुए आप कन्वर्ट हो जाओगे काय में, या हो सकते हो काय में, पब्लिक या प्राइवेट में, जो भी आप जिसमें भी होना चाहते हो। ये दोनों हो गए इसके एक्सेप्शन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विद इन 2 ईयर्स, और ऐसा चमत्कार हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विद इन 2 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहली कंडीशन क्या है, 2 साल बाद, अगर 2 साल के अंदर ये हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, जो पहले आ जाए, है ना। और अगर आप ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते तो वही है कि 1% कंपनी में जो ऑफिसर होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, वो खुद 10,000 तक का फाइन है ना, हर दिन का 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ेगा जितने दिन आप अपने फ्रॉड को या डीफ्रॉड को कंटिन्यू करें। चलो नेक्स्ट, मेंबरशिप में क्या है, प्राइवेट कंपनी बहुत आसान है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 भूलना नहीं है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसका अपना मिनिमम शेयर पेड अप शेयर कैपिटल होता है, ये भी सब प्रिस्क्राइब नहीं है, इनके जितना जितने में चालू करना कर लो एज पर ओन विल। 1 रुपये में तो नहीं छोड़ोगे ना, ये तो लॉजिक है, इतना तो होना चाहिए। और जो अपने आर्टिकल के हिसाब से, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से प्राइवेट कंपनी कौन होती, सुनना, जिन्होंने आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे एक्सेप्ट इन वन केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी में तो मेंबर कितना होता है, मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1, वो तो नॉमिनी होता है, और इनकी मेंबरशिप कितनी हो जाती है, 200, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। अगर ये दोनों चीजें आर्टिकल में लिखी है तो पक्का प्राइवेट कंपनी। पहला क्या, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर किसी और को नहीं कर सकते बिना पूछे। अब यहाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, जब 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलकर शेयर्स खरीदते हैं कंपनी में, जैसे कि ए और बी ने मिलकर कंपनी में जॉइंटली शेयर्स खरीदा, मेंबर एक ही कहलाएगा वो, ओनली वन, दे शेल सिंगल मेंबर। शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पे आता है मालूम क्या, जिसका नाम रजिस्टर में पहले लिखा हो, फर्स्ट नेम, जैसे ए का नाम पहले लिखा है तो ए के नाम पे आएगा शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कंपनी में शेयर खरीदे एक साथ था, तो उन्हें सिंगल मेंबर, यानी उनका वोट भी एक ही काउंट होता। अब देखो कंपनी में और कौन है भैया जिनको हम मेंबर में नहीं लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, अपने को ध्यान रखना है। जो कंपनी में ऑलरेडी नौकरी पे हैं, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, या जो पहले नौकरी में थे, फॉर्मरली थे बट अब नहीं है, वर मेंबर्स थे, मेंबर्स थे, है ना, मतलब जब वो एम्प्लॉयमेंट पे थे, जब वो कंपनी के मेंबर भी थे, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया, तो उन्होंने नौकरी तो छोड़ दी, तो नौकरी के बाद वो मेंबर तो कहलाएंगे, ठीक है ना, हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज। इनको हम वो 200 में नहीं लेंगे, नॉट ये 200 के अलावा वाले लोग हैं। तो 200 में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि कंपनी की मेंबरशिप बताओ और ऐसा कुछ लिखा हुआ आया, तो इनको काउंट मत कर, इनको काउंट करोगे तो कहीं 200 क्रॉस ना हो जाए, इनको अलग ही रखना 200 के अलावा। फिर से रिपीट करेंगे, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो पहले काम करते थे और मेंबर भी थे, काम छोड़ दिया या निकाल दिया गया बट अभी भी मेंबर है, इनको हम 200 में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्राइवेट कंपनी किसी भी प्रकार का प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती, नो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू जनरल पब्लिक, या हमारे शेयर खरीदो। ये बैंकिंग के थ्रू या अपने बैंकों के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को आमंत्रित करते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है। ये है नहीं, हमको पता है, ये भी पता है, इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं है ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, प्रीवियसली, ये भी अलाउ नहीं है एज पर आर्टिकल, ये तो लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ तो है। स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, और ओपीसी को भी हम एक प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, सिंपल, खत्म।
प्राइवेट कंपनी की एक और चीज़ है कि नाम के आगे लगता है प्राइवेट लिमिटेड। सुना होगा, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारी कंपनी है। जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, उनकी पब्लिक भी है बहुत सारी। इनके मिनिमम जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को लगते हैं चालू करने के लिए, वो लगते हैं 2 डायरेक्टर कम से कम चाहिए। सही है जी। प्राइवेट कंपनी की खास बात ये है, 2 डायरेक्टर्स कम से कम चाहिए। और ये खुद का आर्टिकल बनाते हैं, मतलब इनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही बनाना है, बट अपनी कंपनी के हिसाब से अपना आर्टिकल बनाएंगे। जैसे पब्लिक कंपनी को पूरा कंपनीज एक्ट का फॉलो करना पड़ता है। दे कैन मेक देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज पर नेचर ऑफ देयर कंपनी, एज पर नेचर ऑफ देयर कंपनी। ठीक है जी। मेंबरशिप वाले पे क्वेश्चन आएगा, भूलने का नहीं। पब्लिक कंपनी एग्जैक्टली उल्टा, 2 सबसेक्शन 71 एग्जैक्टली उल्टा। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है डेफिनेटली, और जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, पहले इनकी ना रिक्वायरमेंट थी, जैसे 5 लाख थी 1956 के हिसाब से, फिर वो 5 करोड़ हुई, अब तो वो रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दी। पहले थी रिक्वायरमेंट, और इसमें लिखा है अ कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। देखो उसमें क्या लिखा है, ध्यान दो। एक कंपनी है ए जो है पब्लिक कंपनी, मैं ऊपर वाले पैराग्राफ को समझा रहा हूं। अब एक कंपनी है बी जो है प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ए ने बी को क्या बनाया, अपना सब्सिडरी, यानी 51% के शेयर्स होल्ड कर लिए, है ना। होल्ड, और ये हो गया होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो जब बी है ना, अब बी भी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी, डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। बट वो अपने आर्टिकल पुराने वाले फॉलो कर सकती है। आर्टिकल मतलब जो कंपनी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि देखो चलनी तो वैसे भी एक ही है, डिसीजन मेकिंग तो ही नहीं करेगा। हाँ, कंपनी के अंदर जो चल रहा है मेंबर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, वो अपने आर्टिकल ही फॉलो करो। लिखा ना उसमें, कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स, आर्टिकल के हिसाब से वो अभी भी प्राइवेट कंपनी है, मगर क्योंकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन चुकी है तो इसे पब्लिक कंपनी का भी एक दर्जा मिल चुका है। यानी जो जो रूल्स पब्लिक कंपनी में लगेंगे, सेबी की तरफ से, शेयर मार्केट की तरफ से, या जो भी आरओसी की तरफ से, वो इनको भी फॉलो करने। बट अपने इंटरनल एक्टिविटी में, अपने इंटरनल मैनेजमेंट में वो अभी भी एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही रन हो सकती है। ये तो इजी है यार, ये तो पढ़ा हुआ है, मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, है ना। इनकी सब्सिडरी कंपनी को हम पब्लिक ही कहेंगे। हाँ, 31A, अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉफुल पर्पस, अनलॉफुल पर्पस, बाय 7 और मोर पर्सन टीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। लॉफुल पर्पस, ऐसा पर्पस जो अनलॉफुल ना हो, जो कानून की नजर में गलत हो। स्मॉल कंपनी खत्म है भाई, स्मॉल कंपनी को भी खत्म कर दी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है अपने को, छोटी सी कंपनी है, 2 सबसेक्शन 85। स्मॉल कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि तो प्राइवेट कंपनी का पार्ट है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जो शेयर के रूप में पैसा आ रहा है, पेड अप का मतलब ही होता है ना जो रिसीव्ड हो चुका है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है ना। लेस देन बोलेंगे, लेस देन 50। और अगर, है ना, और उनका जो टर्न ओवर है, जैसे मैं लिख देता हूँ 50 लाख से ज़्यादा नहीं, और अगर टर्न ओवर है उस वक्त 50 लाख का अगर पेडअप है, तो उस वक्त का टर्न ओवर कितना होना चाहिए उनका, 2 करोड़, ठीक है, या उससे ज़्यादा नहीं। अब और होता है नहीं, अब यहाँ लिखा मैंने एंड, ठीक है, यानी दोनों ले रहा है वो। इस 50 लाख से कम पेडअप होना चाहिए, 2 करोड़ से कम का टर्न ओवर होना चाहिए, मतलब सेल्स, यानी दोनों ले रहा है। अब सुनो पूरी बात सुनो, अब सुनो। मान लेते हैं कंपनी का पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो गया, तो फिर 10 करोड़ और आ जाएगा, और यहां 2 करोड़। सुनना, मगर ये तो एंड बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो सेल्स है वो भी ज्यादा दिखनी चाहिए, तो सेल्स के लिए भी अमाउंट कितना कर दिया उन्होंने, 100 करोड़। तो व्हाट इज दैट मीन, कि जब यहां 10 होगा तो यहां भी 100 आना जरूरी है, तभी ये 10 की वैल्यू रहेगी,
मतलब स्मॉल कंपनी की भी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट और टर्नओवर को आपने बढ़ा दिया, बट बढ़ाया है तो बोलता है दोनों साथ में बढ़ना चाहिए। कौन सी चीज़ है दोनों? पेड अप और ये क्या है? टर्नओवर। आई रिपीट फिर से, ये एंड है, एंड समझा ना, बराबर है ना? तो दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो नहीं चलेगा, दोनों साथ में बढ़ेंगे या दोनों लिमिट के अंदर रहेंगे। लिमिट क्या? 50 और 2। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर एक बढ़ा तो वो और कहलाएगा, और नहीं बोल रहा है, एंड। चलो नेक्स्ट क्या है, समझा? फिर से रिपीट कर दूंगा मैं आपको। एंड लिख दिया मैंने, दोनों लगेंगे, मगर यहां और है, यहां और है, ठीक है? ओके, यानी ज़्यादा होगा तो 10 से ज़्यादा नहीं होना, और इधर ज़्यादा होगा तो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना। तो ऐसा लिख सकते हैं 10 करोड़ एंड 100 करोड़, यानी ये दोनों साथ में बैठेंगे। 50 लाख एंड 2 करोड़। और अगर 10 करोड़ रहा, समय, इधर 2 है, इधर 2 ही है, तो फिर वो और होगा, और में तो चलना नहीं, अपने को एंड में चलना है। और अगर इधर 100 करोड़ आ गया ना, और इधर अगर 50 लाख ही है तो और ही रहेगा। एंड में लाने के लिए दोनों का एक साथ बढ़ना जरूर। अब दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू, मतलब ये जो ऊपर जो प्रोविजन है पेड अप के और टर्नओवर के, ये इन पे एप्लीकेबल नहीं। किन किन पे? होल्डिंग कंपनी पर, जो दूसरे पर कब्जा करती है 50% से ऊपर के शेयर कैपिटल को होल्ड कर, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबाओ। सब्सिडरी जिस पे कब्जा होता है। सेक्शन 8 कंपनी, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। और अ कंपनी, कंपनी तो आपको पब्लिक कंपनी, और ए बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे एसबीआई, एलआईसी, बैंक की बात करें। इन पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऊपर पेड अप के हैं और टर्नओवर के, इन पे कोई एप्लीकेबिलिटी इस पे नहीं। इस पे आपको क्वेश्चन आएगा, भूलना मत। तो पूछेगा कि कब लिमिट, मतलब कब वो स्मॉल कंपनी से ज़्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली 100 करोड़ से ज़्यादा अगर हो जाता है या 10 करोड़ से ज़्यादा, तभी वो स्मॉल कंपनी को छोड़ के प्राइवेट में तब्दील हो जाएगी। प्राइवेट तो है ही, और प्राइवेट या पब्लिक, यानी अगर 10 भी है, 100 भी है बढ़ने के बाद में, तभी वो स्मॉल कंपनी ही कहलाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जैसे इसमें लिखा है 1% को लेके क्वेश्चन है। अनिल करके एक व्यक्ति है, उसने 16 अप्रैल को 2018 को एक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कार का ओपीसी स्टैब्लिश किया, 16 अप्रैल 2018 को। तो टर्नओवर था उसका 2019 का, वो 2.24 करोड़ था। अभी मैंने आपको बताया, या तो चालू होने के 2 साल के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं, 2 साल के बाद, या बीच में ही अगर आपका टर्नओवर बढ़ गया है 2 करोड़ से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा। हिज फ्रेंड सुनील वांटेड टू इन्वेस्ट इन हिज ओपीसी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तभी तो दूसरे से इन्वेस्ट करवा सकता है ना। अब बोलेगा क्या अनिल ऐसा कर सकता है? तो पहले तो अपन जो अपनी बुक में अपन ने लिखा है, रूल 3 सब रूल 7 क्या कहता है, देखो रूल्स है ना, ये तरीका, रूल्स मतलब प्रोसीजर, देखो नई चीज आ गई है। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी, जब तक के चालू होने के बाद 2 साल ना हो जाए इनकॉर्पोरेशन के बाद, एक्सेप्ट वो 2 साल के अंदर वो तब करेगा अगर उसका टर्नओवर और पेडअप बढ़ जाएगा। कितने से? तो ये तो बढ़ गया ना। फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया इसमें, पूरा पूरा फैक्ट ऑफ द केस छापा उसमें, और कुछ भी नहीं किया, वही लिखना था। कंक्लूजन में क्या लिखा है? कैन कन्वर्ट अलॉन्ग विद सुनील, बिकॉज उनका टर्नओवर कितना हो चुका है? 2 करोड़ से ज़्यादा। तो कितना इजी क्वेश्चन है, ये भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एबीसी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी। अच्छा भैया, देयर वर 245 मेंबर्स इन द कंपनी, देयर डिटेल्स आर एज फॉलोज। आप आपको इसको प्राइवेट कंपनी में तब्दील करना है, तो कौन कौन इंक्लूड होता है वो तो अपने को पता है, बट कौन कौन नहीं होता? मेंबर और एक्स मेंबर, सॉरी एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय, ये इंक्लूड नहीं होते 200 में। तो 200 लाना है अपने को उसकी मेंबरशिप, अभी 245 है। तो डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स 190। अच्छा ठीक है, चलो ये लोग तो आ जाएंगे। एम्प्लॉयज़ क्या ये आएगा? माइनस कर देंगे। एक्स एम्प्लॉयज़ ये भी नहीं आएगा, तो इनको माइनस कर देंगे। अब 10 जॉइंट होल्डर है, फादर सन मिला के 10 है, 10। तो कितने काउंट होंगे? 5 ही काउंट होंगे ना, यानी ऐसे 5 बाप बेटे हैं, तो इसमें मिला के 10 लोग हो गए ना।
तो कितने कितने पॉइंट काउंट होंगे, इंक्लूडिंग 10 जॉइंट होल्डर्स जॉइंटली, या 10, 10 हो गए, 10 टोटल तो कितना हो रहा है, 200 ही हो रहा है, 10 काउंट होंगे ना, 200। देख लेते हैं, पहले उन्होंने तो लिख दिया पूरा, देखो कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 88 कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जो अपने आर्टिकल से रिस्ट्रिक्शन लगाती है शेयर्स पे, और मेंबरशिप 200 की होती है, छाप दी प्रोविजन, छाप दी पूरा। फिर उसमें लिखा है कि वो देखो नीचे लाइन पे, दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर भी कंपनी में शेयर कर सकते हैं, मगर उन्होंने काउंट हम एक ही करेंगे, सिंगल मेंबर, ये भी अपन ने पढ़े थे। और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम, और जो एक्स एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, इन लोगों को, इनको हम काउंट नहीं करते। देखो पूरा प्रोविजन लिख दिया पूरा प्राइवेट कंपनी का, फैक्ट ऑफ द केस पूरा वैसी छाप दिया जो लिखा था, कुछ अपने तरफ से अलग करने की कोशिश नहीं की। हाँ बस एक चीज ऐड कर दिया उसमें मैंने, कि इनको तो लेंगे अपन, इनको नहीं लेंगे, इनको एम्प्लॉयज एक्स एम्प्लॉयज को नहीं लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स कितने हो गए, 190, जॉइंट होल्डर्स कितने हैं, 20 है, तो 20 20 लोग हैं, तो 10, एक दो लोगों का एक मेंबर काउंट करते हैं ना, तो 10 कितने हो गए, 2। दे कैन कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ओके। और ऑलरेडी 200 मेंबर उनके हो चुके हैं, आपको समझा। कितने बाप बेटे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, 20, तो 20 को हम 10 ही लेंगे ना, दो लोग मिलकर खरीदते हैं तो एक ही शेयर काउंट होता है, एक ही मेंबर काउंट होता है, ठीक है, समझा, पक्का। ठीक है, और मेंबरशिप आपको कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 200 हो चुके हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्लियर कर दिया उसको, ओके। 10 जोड़े हैं बाप बेटों के, मतलब 20 लोग हैं तो 10 ही काउंट होगा मेंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी करा दिया अब तो, और क्या चाहिए। कैसे प्रोविजन लिखना देख लो, अगर ये ऊपर का याद हो जाएगा तो प्रोविजन, प्रोविजन तो यही होते हैं जो इनकी डेफिनेशन होती है, सेक्शंस कोट करो, देखो हर जगह पर है, ठीक है। चलो ये करो, फिर बात करते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो, और इसी से पढ़ना। भिजवा दूंगा पीडीएफ, कल एक तो भिजवा चुका हूँ, ठीक है। चलो गुड नाइट, टेक केयर। और जो बोला पढ़ते रहो, रिवीजन करे बिना लिखे बिना सोना मत, टेक केयर।